नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानी ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, अभी आपने पिछले एपिसोड में सुना पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी और लेकर हाजिर हैं, पंच परमेश्वर। आज चलिए इस कहानी को सुनते हैं। मैं कृष्ण मौर्य आपको सुना रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की नई कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे का पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब भी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खाना पाना का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, बहुत प्याले धोए थे। उनका हुक्म एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधा घंटे तक किताबों से अलग कर देते थे। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा, सुभूषणा और अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वादों से। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतः यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा संगत का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्यापार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी है। विद्या उसके भाग्य में ही ना थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहनामे या बैनामे या पर कचहरी पर मुहर्रिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतः अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में से कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटी नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने में तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन ने शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारियों गृहस्वामी के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना खा पका लूँगी। जुम्मन ने घृष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझाता है कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस पर कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। हाँ बोले, जा
पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटकर पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेश न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था उनके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल है जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं। उसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात पर आ खड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी में क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रस स्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुँह, सन की से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आवे? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो। हाँ, वो सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम ही दम भर के मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी बिसत को सबके आगे रोई हो। अब अनरे न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल पर कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे। जब पंचायत में कोई आ जाता तब उसके दावे हुए सलाम से उसका स्वागत करते। जब तक सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलर युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल ही 6 लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यहाँ निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों में से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जवान को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। 5 लोग बैठ गए थे तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट भर की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी।
रामधन मिश्रा, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बताते हो? अभी तो इनका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े थे जिनसे किसी न किसी कारण उनका बमंश था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहें उसे बंदे हो, मुझे कोई उज्र नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बंद पड़ी है, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला जान जुम्मन के अपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा ही किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्रा और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों मेरी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी है कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलग यह सब दिखावे की बातें कर रहा था, अतः शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहगवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवर खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवर खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूलकर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता रहता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरा शुरू की। एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता रहा। रामधन मित्र इस प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते। जुम्मन चकित थे कि अलगू ये को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठी हुई कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में कैसी काया पलट हो गई। मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, ना मालूम की कसर है या निकाल रहा या है क्या। कितने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवर खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवर खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द किया जाए, समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा ली जाती है।
यही कलयुग की दोस्ती अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मित्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रस तल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बलू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें एक शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की अब आव भगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल निकलती थी। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कर्मों की सिद्धि में बड़ी देरी लगती है, पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटशेर से बैलों की एक बहुत ही अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाही जात के सुंदर बड़े बड़े सींग वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते आते रहे। देव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बंद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर इस दुर्घटना का दोषारोहण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बहुमूल्य की नदी बहा दी। व्यंग, भौतिक, अनैतिक और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से किया। अब केवल बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा गया, पर ना मिला। निदान यहाँ सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेटके 3 खेप हो। आज कल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दोहराया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज ही थी, घाटे की परवाह न थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रंगेदने। वह दिन में 3-4-5 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैल राम छठे छमाहे कभी बहरी में जोत जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैल राम का रातिब था। शाम पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता। वहाँ कहाँ वह सुख चैन, कहाँ यहाँ 8 पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस
सा गया। इक्के का यह जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता। एक एक पल चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, पर वह था पानीदार मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी, अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी घुसा दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचेगी। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहरात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता था। कोई नज़र ना आया, आसपास कोई गांव भी ना था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेच दिए। 200-250 रुपये कमर में बांधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे, अतः छोड़कर जा भी ना सके। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेटे रहे। यही रत जगह करने की ठान ली। चिलम पी गया, फिर हुक्का पिया। इस तरह शाह जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान तो वह जागते ही रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर हाथ पर रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारत। अफसोस में बेचारे ने सर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगे। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल का दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इतने दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंकती सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें निरा पेंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जानवर किसी गड्ढे में मुंह धो लो आओ, तब दाम ले जाना। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी ना थी। ऐसे अवसरों पर वो भी एकत्रित हो जाते और साहू जी के बराने की पुष्टि करते, परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिया। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह काम न चलेगा, पंचायत कर लो, कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बदलने शुरू कर दिए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौमे पंचायत कर रहे थे। इधर विवादग्रस्त विषय था कि मटर की फलियां पर उनका कोई श्रोता नहीं था, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वह रखवाले की पुकार पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में वह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेसुरौवत कहने का क्या अधिकार है।
जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बताते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू साहू खड़े हुए और कड़क कर बोली, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन शेख का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात तो टाल गए, परंतु पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुच व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शक्ति शांति कुटीर में बैठा हुआ कितनी दृश्यता और स्वतंत्रता के लिए अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मरगम है, कितनी विचारशील है, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उसका उत्तरदायित्व ज्ञान है। नवयुवक युवस्था में ही कितना उदंड रहता है। माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं और उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़ी ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते हुआ अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युक्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा संतचित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायी के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देवबाड़ी के सुदृढ़ है और देवबाड़ी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भी भर भी टालना उचित नहीं था। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू किए, परंतु देर तक दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल देना चाहिए, किंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से साहू समझू को बहुत हानि हुई है। उसके प्रति दो सब मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहिए, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसमें कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे अधिक परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतः उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। झगड़ालू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलग चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करे तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर का वास होता है, यह उन्हीं की महिमा है। पंच परमेश्वर के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए, उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन, न्याय के सिवा उसे कुछ और नहीं सूझता है। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया।
मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो दोस्तों, ये रही मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही लाजवाब कहानी पंच परमेश्वर। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पर एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।